हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। यह टेस्ट नंबर आपका 40 है। 39 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, या फिर सीजीपीएससी हो, या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, टाइम भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। फॉर्म भी आ चुका है, ठीक है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है यूपी पीसीएस 2022 का फॉर्म, वो अप्लाई कर दें और टेस्ट को जो है कि रेगुलर देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, पाकिस्तान ये भी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। भूटान ये भी है, नेपाल ये भी है, अफगानिस्तान ये नहीं है। देखिए, भारतीय महाद्वीप में कौन कौन शामिल है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। अफगानिस्तान जो है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। गलत युग्म पहचानिए। हीरापुर पश्चिम बंगाल में, भद्रावती केरल में, साक्ची झारखंड में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। देखिए, इसमें गलत युग्म पहचान करना है आपको। हीरापुर ये है आपका पश्चिम बंगाल में, भद्रावती ये कहाँ पे है? देखिए, ये केरल में नहीं है, ये है आपका कहाँ? कर्नाटका में, ठीक है। साक्षी झारखंड में है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारत जलप्रपात एवं नदी का गलत युग्म पहचानिए। शाडनी स्वर्णरेखा नदी पर, दशम कांची नदी पर, गोकक घाट प्रभा नदी पर, पुनासा नर्मदा नदी पर। देखिए, कुछ भारत के जलप्रपात दिए गए हैं और ये जो है कि किस नदी पे सिचुएटेड है, ये बताना है आपको। साडनी देखिए, ये जो है कि आपका स्वर्ण रेखा पर नहीं है, किस पे है? तो ये शंख नदी पे है। कहाँ पे? तो झारखंड में, ठीक है। साडनी कहाँ पे है जलप्रपात? तो ये शंख नदी पर है, झारखंड में। तो ये हो जाएगा आपका गलत। दशम जलप्रपात कांची नदी पर है। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पे है। पुनासा जलप्रपात जो है कि नर्मदा नदी पे है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो शाडनी। ये जो है कि किस पे है? तो ये शंख नदी पे है, झारखंड में। निम्न में से कौन सा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? मेची नदी, सुनकोशी नदी, अरुण नदी, तैमूर नदी। देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी जो है कि कोसी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। देखिए, कोसी की सहायक नदी सुनकोशी नदी भी है, अरुण नदी भी है और तैमूर नदी भी है, ठीक है। बट ये मेची नदी जो है कि कोसी की सहायक नदी नहीं है। तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये महानंदा की सहायक नदी है, मेची नदी, ठीक है। देखिए, अगर हम कोसी नदी की बात करें हम, तो कोसी जो है कि ये नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते जो है कि भारत में ये प्रवेश करती है, ठीक है। कोसी नदी को जो है कि बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। देखिए, कौन सा रीट जो है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है, ये पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, रीट 5 प्रकार का होता है। अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। ये 4 दिया गया है यहाँ पे और 5वां होता है प्रतिषेध, ठीक है। तो 5 प्रकार का रिट जारी होता है जिसमें पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है कौन सा रिट? तो वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। देखिए, ये क्या होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि व्यक्ति का शरीर प्रस्तुत करना, ठीक है। देखिए, इस रीट द्वारा जो है कि उच्चतम न्यायालय जो है कि अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है, ठीक है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं, ठीक है। तो किसको कहते हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा मूल अधिकार जो है कि
विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखिए जो हमारे फंडामेंटल्स राइट्स हैं ना, वो जो है कि ऐसा है कि मतलब कुछ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है और भारतीयों को तो प्राप्त है ही, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, तो वो पूछा जा रहा है कि कौन सा मूल अधिकार जो है कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है कि आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है, और ये जो है कि सबको ये प्राप्त है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए बात की जाती है विधि के समक्ष समता का अधिकार, तो इसके बारे में जो है कि ये अनुच्छेद 14 में बात होती है और ये भी सबको प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए ये है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद आपका 19 है, ठीक है। ये जो है कि केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है आपका अनुच्छेद 21 में, ठीक है। तो ये भी जो है कि है। देखिए अगर हम बात करें तो कौन कौन से अनुच्छेद जो है कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30, ये जो है कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है, ये मूल अधिकार, ठीक है। देखिए अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये भाग 3 में है, कहाँ से, तो ये 12 से 35 तक जो है कि फंडामेंटल्स राइट्स है, ठीक है। अच्छा फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्न कथन को पढ़िए। राष्ट्रपति संसद का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसमें से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए राष्ट्रपति के विषय में यह बात की जा रही है, तो राष्ट्रपति जो भी होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, ये होता है आपका। राष्ट्रपति संसद का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, देखिए राष्ट्रपति जो है ना, इसका एक और ये है कि राष्ट्रपति जो है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा केवल 2 और 3, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय से भिन्न है कि भारत में द्विसदनीय विधायिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है एंड न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय से भिन्न है, ठीक है। भारत में द्विसदनीय विधायिका दोनों जगह है, सामूहिक उत्तरदायी की व्यवस्था है, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ये भी, लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है कि इससे जो है कि ये भिन्न है, ठीक है। देखिए ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में सांसद जो है कि सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, ठीक है, न्यायपालिका को विधायिका द्वारा ही निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। जबकि भारत में अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि और न्यायिक पुनर्विलोकन जो है कि प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि वह अप्रत्यक्ष है, ठीक है। तो ये जो है कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। साइमन आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन है। राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाना, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना, उपयुक्त में से सभी। देखिए साइमन आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से निम्नलिखित में से कौन है। सबसे पहले बता दूं आपको कि साइमन कमीशन जो है कि सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया था। देखिए ये जो है कि भारत में 3 फरवरी 1928 को आया और ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपा, तो 30 जून 1930 को। ये तीनों डेट याद रखिए। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ, 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया और 30 जून 1930 को इसने अपना रिपोर्ट सौंपा, ठीक है। देखिए इसकी सिफारिशें में निम्नलिखित में से कौन कौन था कि राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाना, यह भी था, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करना, यह भी था, और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना, यह भी था। तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया। भारतीय संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा। देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया। देखिए ये डेट जो है कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 26 नवंबर 1949। देखिए इसी दिन को हमारा संविधान जो है कि बन करके तैयार हो गया और भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया, इसी दिन अधिनियमित कर लिया गया, ठीक है। ये सब अलग अलग वर्ड करके आता है, अधिनियमित कर लिया गया, अंगीकार कर लिया गया, या फिर बन करके तैयार हो गया। ये सब सारी चीजें 26 नवंबर 1949 को हुई, ठीक है। तो ये जो है कि अधिनियमित किया गया किसके द्वारा, तो ये किया गया संविधान सभा के द्वारा। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इसको जो है कि किया गया, और जिस दिन मतलब 26 नवंबर 1949 को ये बनकर के तैयार हो गया, उस दिन जो है कि कितने लोग अवेलेबल थे, तो 284 लोग अवेलेबल थे और 284 लोगों ने इस पे साइन किया, ठीक है। ये जो है कि इतने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसमें से 8 महिलाएं थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कितनी महिलाएं थी, 8 महिलाएं थी और 284 जो है कि 284 लोगों ने इंक्लूडिंग दिस, ठीक है, 284 लोगों ने इस पे साइन किया लास्ट दिन जो कि 26 नवंबर 1949 को। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा वो अधिनियम था जिसके द्वारा जो कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो वो था आपका चार्टर अधिनियम 1833। इसके अनुसार जो है कि इसके तहत जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्यों? क्योंकि देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया जाए, ठीक है। देखिए इससे एक और क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के तहत विधि आयोग का गठन किया गया? तो वो 1833 का ही अधिनियम था, चार्टर अधिनियम 1833 का, जिसके अकॉर्डिंग जो है कि विधि आयोग का गठन किया गया। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संघ में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया? लिंग समानता का अधिकार, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार एंड सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा वो मूल अधिकार है जो भारतीय संघ में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया? लिंग समानता का अधिकार बिल्कुल प्रदान है, मूल अधिकार है। देश के किसी भाग में बसने का अधिकार है सबको। शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है आपका, बट सूचना का अधिकार जो है कि मूल अधिकार नहीं है। ये क्या है? सूचना का अधिकार जो है कि आपका कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, ठीक है। देखिए इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है कि नागरिकों को प्रदान किया गया, और इसके अंतर्गत जो है कि कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी ले सकता है सूचना के अधिकार के तहत। ये कब मतलब किया गया? तो 2005 में किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को, 15 मार्च 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो ये मान्यता प्रदान की गई 14 सितंबर 1949 को। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए हिंदी भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया इसी दिन, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। इसके लिए आपका जो अनुच्छेद है 343 और से 351 तक, ठीक है, 343 से 351 तक जो है कि राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है अपने संविधान में, ठीक है। और इसी को याद रखने के लिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसे भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, नीलम संजीव रेड्डी। देखिए ये कुछ राष्ट्रपति जी का नाम दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसे भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो इनको 1963 में भारत रत्न दिया गया। राधा कृष्णन की हम बात करें तो इनको जो है कि 1954 में भारत रत्न दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, इनको जो है कि 1997 में भारत रत्न दिया गया। बट नीलम संजीव रेड्डी जी को भारत रत्न नहीं दिया गया, ठीक है। देखिए नीलम संजीव रेड्डी जी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि
ये लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए भारत रत्न अभी लेटेस्ट में किसको दिया गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है, कि भारत रत्न जो है कि करेंटली किसको दिया गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? सोनभद्र, सहारनपुर, बागपत, शामली। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिले की बात की जा रही है, उत्तरी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है आपका सहारनपुर। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। पश्चिमी जिला कौन सा है? आपका पश्चिमी जिला शामली है। उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है, ठीक है। तो पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी, दक्षिणी, ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये हो गया आपका उत्तरी जिला कौन सा? ये सहारनपुर है। गलत युग्म बताइए। टोंस नदी का उद्गम मैहर के निकट तमसा कुंड से, केन नदी का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम से, बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम से, एंड राप्ती नदी का उद्गम नेपाल के रुकमकोट स्थान से। गलत युग्म बताना है आपको, ठीक है। टोंस नदी का उद्गम मैहर के निकट तमसा कुंड से है, बिल्कुल सही है। केन नदी का उद्गम ये भोपाल के दक्षिण पश्चिम से नहीं है, ये कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से है, केन नदी का उद्गम, ठीक है। बेतवा नदी का उद्गम है भोपाल के दक्षिण पश्चिम से, एंड राप्ती नदी का उद्गम है नेपाल के रुकमकोट स्थान से। तो इसमें गलत युग्म कौन सा है? तो यह है आपका बी वाला। उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले का सही क्रम बताइए। गाजियाबाद, भदोही, शामली, हापुड़। भदोही, हापुड़, गाजियाबाद, शामली। गाजियाबाद, हापुड़, भदोही, शामली। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला 4 जिले का नाम बताना है, सही क्रम। देखिए ये क्वेश्चन आता ही आता है कि अगर पूछ देगा कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मतलब क्या, उसका 4 या 5 का सही क्रम बताइए। ये पूछ रहा है कम क्षेत्रफल का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे जो एरिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? तो वो है आपका लखीमपुर खीरी। कितना उसका क्षेत्रफल है? 7,680 वर्ग किलोमीटर है लखीमपुर खीरी का, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा नहीं मतलब सबसे छोटा 660 है, कौन है? तो वो हापुड़ है। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आपका लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा हापुड़ है 660 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे ये छोटा कम क्षेत्रफल वाला पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हापुड़ की हम बात करें, गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद की कितनी है? 910 है, 910 वर्ग किलोमीटर। भदोही की हम बात करें तो भदोही है 1015। शामली की हम बात करें तो शामली जो है कि 1212 वर्ग किलोमीटर। हापुड़ बता ही दिया 606। तो देखिए ये जो है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला, तो पहले नंबर पे हापुड़ पड़ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका कौन सा पड़ेगा? गाजियाबाद पड़ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका भदोही पड़ेगा, और चौथे नंबर पे आपका शामली पड़ेगा। तो हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया? 1976 में, 1985 में, 1996 में, 1980 में। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया? तो ये किया गया आपका 1976 में। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा, आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ, अमरुद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मिर्जापुर, आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बाबूगढ़। देखिए इसमें से पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? महोबा में है। आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये है आपका लखनऊ में। अमरुद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो ये आपका इलाहाबाद में है। आपने सुना होगा ना इलाहाबादी अमरुद, तो इसे याद रखिएगा आप लोग कि अमरुद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में है। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बाबूगढ़ में है, तो ये भी आपका सही है, बट सही सुमेलित नहीं है। कौन सा? तो ये सी ऑप्शन। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका गाजियाबाद में।
देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल। तो देखिए सिक्किम जो है कि आपका भूटान से भी सीमा बनाता है, चीन से भी और नेपाल से। म्यांमार से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। ललित सुरखा, धौलका, लखनऊ किसकी प्रमुख किस्में हैं? केला की, आम की, आलू की, अमरूद की। ललित सुरखा, धौलका, लखनऊ किसकी प्रमुख किस्में हैं? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपीपीसीएस 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।